नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की जर्नी में आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा करेंगे किस तरह से हमें एक टॉपिक को पढ़ना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग वन स्लॉट वन टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं, और वन स्लॉट वन टॉपिक का मतलब है कि इसको हम प्रीलिम्स मेंस के एस्पेक्ट इकट्ठा करते हैं, राइट। तो वन स्लॉट वन टॉपिक, देखिएगा, जानते हैं कि हम लोग रात में 9:30 बजे हम लोग 9 से लेकर 10 के बीच में PM तक हम लोग आंसर राइटिंग करते हैं, राइट, मीन्स की आंसर राइटिंग। उसके बाद 10 से लेकर हम लोग लगभग 10:30-40 के अराउंड तक हम लोग क्या करते हैं, लास्ट ईयर प्रीलिम्स के लिए PYQ के साथ साथ एडवांस क्वेश्चन करते हैं, राइट। एक हम लोग मॉर्निंग में हम लोग करंट अफेयर का लेके आते हैं, जो क्या इसका स्ट्रक्चर है, आई थिंक 7 AM के आसपास हम इसको रखेंगे। तीसरा हम लोग वन स्लॉट वन टॉपिक के रूप में हम मिडिल में कहीं भी एक प्रकार से कह सकते हैं 11:30 के अराउंड हम इसको लेके आ जाते हैं। तो 4-5 प्रोग्राम पर डे चल रहे हैं, यानी आप सबसे पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से लाभान्वित हो पाएंगे, राइट। तो अगर हम वन स्लॉट वन टॉपिक को लर्न करते हैं तो उसमें आप ये जान पाते हैं कि एक टॉपिक से हम लोग सारी चीज़ों को पढ़ पाते हैं। इट मीन्स मतलब एक टॉपिक के अंदर जितने भी डायमेंशन होते हैं, चाहे प्री के आप सापेक्ष में चाहे मीन्स की सापेक्ष में, उसको हम आराम से टैकल कर लेते हैं। बहुत जरूरी होता है कि टॉपिक को समझना, उसकी अंडरस्टैंडिंग का होना, उसके अंदर बनने वाले प्रश्नों की भूमिका को जानना, राइट। तो आज हम चर्चा करेंगे इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में। इकोनॉमी का टॉपिक है, जबकि इकोनॉमी को हम लोग हर चीज़ से जोड़ सकते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो, चाहे ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट हो, चाहे वो साइंस का एस्पेक्ट क्यों ना हो। तो हम लोग बात करेंगे आज समावेशी विकास के बारे में। इसकी थोड़ी सी फिल्म सी बनाएंगे और इसको फिर बाकायदे इसको अच्छी तरीके से हम लोग टर्न करेंगे। पहले फिल्म बनाने का मतलब ये रहा कैसे हम इसे पढ़ते हैं। देखिए, समावेशी विकास का मतलब ये रहा, इसको इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब ये रहा। तो इसको आप समझना पड़ेगा इंक्लूसिव ग्रोथ होती क्या है। आप इस तरह से समझो कि एक परिवार है, उस परिवार में बेहतर प्रबंधन करने के लिए, बेहतर जीवन जीने के लिए क्या चाहिए। तो आप बोलेंगे सर बेहतर जीवन जीने के लिए शिक्षा भी चाहिए, बेहतर जीवन जीने के लिए सुरक्षा भी चाहिए, बेहतर जीवन जीने के लिए गरीबी नहीं होना चाहिए, बेहतर जीवन जीने के लिए बेरोजगारी भी नहीं होना चाहिए, पैसा आना चाहिए, बेहतर जीवन जीने के लिए स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए, ये भी ठीक है, बेहतर जीवन जीने के लिए जो बाकी सुविधाएं हैं वो भी होना चाहिए जो होती हैं। तो यानी आप कह सकते हैं कि समावेशी विकास जिस देश का हो रहा होता है उसका जो है राष्ट्र का निर्माण होता है। और इंडिया का समावेशी विकास क्या वजह है, अगर मैं आपसे बोलूँगा तो आप ये कह सकते हैं कि ये मान के चलें कि जो 90% जो संपत्ति है वो टॉप 10 2-3-4% लोगों के पास बैठी हुई है। तो ये बड़ा गंभीर समझ जाता है कि बाकी 98% लोगों के पास वहाँ पे 2% संपत्ति है, और 2% लोगों के पास 98% संपत्ति, तो बाकी समावेशी विकास कैसे हो जाएगा भाई। एक आदमी उधर लाइव लग्जरी जी रहा है, एक आदमी वहाँ लाइव लग्जरी की तो छोड़िएगा, खाने को भोजन नहीं मिल पा रहा है। तो यानी समावेशी विकास होता क्या है, जब मानव का विकास करने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि लोगों के कल्याण की भावनाओं से काम किया जाए। इंडिया इंक्लूसिव ग्रोथ पे काम करता है या नहीं करता है, इसके बारे में समझेंगे। क्या इसके मानक है, क्या इसके घटक हैं, इसकी फिल्म सी बनाएंगे और पूरी कहानी को 1 बाय 1 लेके चलेंगे। क्या इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं समावेशी विकास में, एक बार इसकी फिल्म को देखने का प्रयास करें और इसको बहुत आराम से पढ़ेंगे। इसकी PDF भी मिल जाएगा आपको, इसकी हैंडरिटन नोट्स भी मिल जाएंगे मेरे, लेकिन आप बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है, राइट। इसका मीन समझेंगे, क्या इसका अर्थ होता है बहुत मस्ती के साथ, फिर इसके क्या क्या पहलू होते हैं, क्या क्या स्टेप होते हैं, देन इसके आवश्यक जो घटक हैं, जो मेजर एस्पेक्ट हैं वो कौन कौन से होते हैं, फिर समझेंगे कि विकास के मानक कौन कौन से, किस माप से हम विकास के मापन को हम लोग नापते हैं, फिर हम समझेंगे इसके प्रकार कितने। समावेशी विकास कई प्रकार का हो सकता है। वित्तीय समावेशी विकास, एक आदमी पैसे का विकास करता है, एक आदमी सामाजिक विकास करता है, इसको भी समझेंगे। गरीबी पहले हटाएं या देश में पहले उद्योग खोले, ये बड़े गंभीर से विषय बन जाते हैं। उसके बाद हम लोग इसके उपाय के बारे में समझेंगे, इंडिया के डाटा के बारे में समझेंगे कि 98% के बाद 2% संपत्ति जो है 98 लोगों के पास है, 98% जो है सिर्फ इतना संपत्ति के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, राइट। तो पहले 1 बाय 1 करके समझते हैं, लिखाएंगे नहीं, समझाएंगे पूरी कहानी। देखो, इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास, इसका अर्थ क्या होता है। विकास का मतलब समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं डेवलप करना। तो मेन ये कहा जाए, इंक्लूसिव ग्रोथ का शाब्दिक अर्थ कहा जाए तो समाज के अंतर्गत जो मानव का उद्देश्य है वो क्या है, कल्याण करना। तो जब सभी का कल्याण करने के उद्देश्य से, सब माने सबको बराबर इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी अवसर देने के उद्देश्य से, या विकास के उत्पन्न जितनी भी चीज़ें हैं उन पे काम करने के उद्देश्य से हम आर्थिक विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करते हैं, उसे समावेशी विकास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, एक आदमी के पास जल है और एक आदमी के पास जल नहीं है,
तो इसे इस धारा से जोड़ना है कि इसके पास भी जल आ जाए, या एक आदमी के पास यहाँ से आवास है, एक आदमी के पास आवास नहीं है, तो इसको भी क्या करना है, आवास से जोड़ना है, इसके पास ही आवास हो जाए। तो यहाँ कह सकते हैं कि जब किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत यहाँ पे कल्याण की, मानव कल्याण के उद्देश्य से सभी को कह सकते हैं कि प्रकार से समान रूप से लाभान्वित किया जाए, ऐसी अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, समावेशी विकास कहते हैं। कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में। इसका मतलब ये रहा कि आर्थिक विकास का उद्देश्य है, मानव विकास का उद्देश्य होता है, जिसके अंतर्गत हम लोग वहाँ अवसर की उपलब्ध के साथ साथ वहाँ उनका कल्याण करने की भावना से आगे कार्य करते हैं। इतना तुम याद रखोगे तो यहाँ से दिमाग में नॉर्मली बन जाएगा कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। यू कैन से कि भाई यहाँ से इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में देखा जाए तो आर्थिक विकास, इसकी पूरी कहानी में लेके आऊंगा इकोनॉमिकल, अभी आपको बता रहा हूँ कैसे पढ़ना चाहिए, राइट। नंबर 2 पॉइंट हम लोग बात करेंगे यहाँ से, इट मीन्स इसके पहलू क्या होते हैं, इसके पहलू क्या होते हैं, इसके घटक क्या होते हैं। अगर पहलू के बारे में बात करेंगे, सोचिएगा, सोचो, इमेजिन करिएगा, कैसे नापेंगे। अगर किसी देश की जीडीपी ज्यादा है, ऊंची वृद्धि दर है, तो इसका मतलब है कि वहां आर्थिक विकास हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, बेरोजगारी की जो दर है वो लगातार कम है, गरीबी जो है कम है, स्वास्थ्य ठीक है, शिक्षा ठीक है, सुरक्षा ठीक है। अगर ये एक पहला कारण है कि यहाँ पे आर्थिक विकास की जो दर ऊंची है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं समावेशी विकास बेहतर है। अब आप देखिएगा, अगर अडानी को आगे बढ़ने से समावेशी विकास हो जाएगा तो बाकी छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग हैं वो कहाँ जाएंगे बेचारे, उनको भी तो कुछ ना कुछ लाभान्वित होने के लिए सरकार को अवसर पैदा करना चाहिए। भैया अगर अडानी एक बन सकता तो 1000 अडानी तुम्हें पैदा करने पड़ेंगे, एक अडानी से देश नहीं चला सकते हम लोग। तो वहां यहां से पहला इसका घटक क्या बन जाएगा कि ऊंची वृद्धि दर का होना। अगर जितनी ऊंची वृद्धि दर होगी इसका मतलब है कि सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन हमारे इंडिया की जीडीपी कैसी है आप जान सकते हैं, बताएंगे, इस पर डिस्कशन करेंगे। नंबर 2, जो यहाँ लाभ का है, लाभ का बंटवारा जो प्रॉफिट है वो सभी में हो रहा हो। अब सोचिए, लाभ का बंटवारा सभी में होता ही नहीं इंडिया में, किसकी वजह क्या? इसकी वजह यह है कि हम समावेशी विकास की तरफ कन्वर्ट हो ही नहीं पाए। दूसरी बात, यहाँ तीसरा इसका घटक जो है वो है वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन का मतलब है कि यहाँ से जो फाइनेंस इंक्लूसिव ग्रोथ है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इसका मतलब ये रहा कि हर आदमी अपनी सुख सुविधाओं की पूर्ति कर सके, लेकिन यहाँ इंडिया में नहीं कर पा रहा। उसकी वजह क्या आप जानते हैं कि इंडिया एक ऐसा मुल्क है, यहाँ तो 5 किलो गेहूं पे ही लटका पड़ा है। वो वृद्धि कैसे कर पाएगा, कमाओ कैसे पकाओ? तो हम लोग खाने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, बढ़ने की व्यवस्था तो बहुत दूर की बात है। तो इसके लिए प्रयास कर रही सरकार, इसके लिए प्रयास कर रही है जनता, लेकिन वो कहाँ तक सफल हो पा रहा है ये देखना बन जाता। तो यानी इसको जो घटक है समावेशी विकास के साथ यहाँ से कह सकते हैं वित्तीय समावेश। तो जब आप इसको समझ पाएंगे तो बहुत आराम से इसकी फिल्म सिस्टम इस तरीके से लगा पाएंगे, राइट। उसके बाद यहाँ से अगला पॉइंट यहाँ से जो कहेंगे, तीसरा पॉइंट जो आता है, इसके आवश्यक घटक, यानी जो इंपोर्टेंट इसके वो है एलिमेंट है, वो क्या? जैसे सपोज कर लीजिएगा, पहला जो आवश्यक घटक है, बहुत सारे पॉइंट यहाँ से बन सकते हैं, मैं 1 बाय 1 करते लिखता चला जाऊंगा, इसको समझते हुए चले जाना। पहला घटक क्या होगा? पहला घटक ये होगा कि हर कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा हो। पहला घटक, जैसे आवश्यकताएं भोजन की, पानी की, घर की, या फिर बाकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, अगर उनकी आवश्यकताओं की वहां तक पूर्ति कर पा रहा है या वहां तक वस्तुएं पहुंच पा रही हैं कल्याण के लिए, तो हम समावेशी विकास कर पा रहे हैं। लेकिन राजीव गांधी का कहना था कि जब 100 रुपये ऊपर से जाते हैं तो 15 पैसे ही पहुंचते, 15 रुपये ही पहुंचते हैं। इसका मतलब बाकी 85 कहाँ चला गया? तो यानी जो कल्याण की भावना से हम स्कीम लेके आते हैं वो डाउन लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर वो पहुंच ही नहीं पाती हैं। उसकी वजह से क्या समावेशी विकास हम अभी तक हासिल नहीं कर पाए हैं। दूसरी बात, यहाँ से ग्रामीण और यहाँ जो शहर है वो लगातार उनमें जो गैप है, वो गैप मतलब जो अंतराल है लगातार क्या हो रहा है? घट रहा है, बढ़ रहा है, वहाँ लगातार घटता चला जा रहा है। यानी एजुकेशन स्ट्रक्चर को देख लीजिएगा, जेंडर लेवल को देख लीजिएगा, या कहा जाए तो मेंटल लेवल को देख लीजिएगा, या बेरोजगारी दर को देख लीजिएगा, या गरीबी को देख लीजिएगा, या सुविधाओं को देख लीजिएगा। हर जो गैप जो कम होना चाहिए था शहरों का, गाँव का, लगातार गैप बढ़ रहा है। बढ़ने की वजह क्या है? यहाँ पे बहुत सारी वजह हो सकती है कि कल्याण की भावना से जो चीजें हैं वह आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। और भी अगर इसके पॉइंट को देखेंगे तो जो कमजोर वर्ग हैं, अब आप सोचिएगा, जो कमजोर वर्ग है इंडिया में 3 वर्ग हैं। एक वर्ग अपर लेवल पे बैठा हुआ है, एक डाउन पे, एक मिडिल पे बैठा हुआ है। अब देखो, जो डाउन पे बैठा हुआ है उसे मतलब नहीं, देश विकास करे क्या करे उसे कोई मतलब नहीं, 300 रुपये कमाने हैं, आटा लेके आना, दारू पीनी है, शाम को सो जाना, दैट इज इनफ, उसके लिए इतना ही काफ़ी है। बट जो अमीर है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई लाख रुपए किलो आटा भी हो जाएगा, खा लेगा, उसे कोई दिक्कत नहीं पड़ता। लेकिन समस्या क्या आती है? जो मिडिल फैमिली के लोग होते हैं, तो ये लगभग मैक्सिमम इंडिया में यही लोग निवास करते हैं। ये अगर 1% है तो ये 10% है, तो बाकी लोग यही तो हैं। इन्हें क्या चाहिए? इन्हें आगे बढ़ने के लिए करना बड़ा आदमी बनना, सपने बड़े होते हैं, नीचे जा नहीं सकते, रिक्शा चला नहीं सकते, ये बड़े आदमी के लिए BMW खरीदने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो इनके लिए क्या चाहिए? ये बेचारा लोन लेता है।
अब लोन लेके या किसी और अन्य माध्यम से दब जाता है उसमें प्रेशर में, ये आगे बढ़ ही नहीं पाता। तो सरकार इनके लिए कल्याण की भावनाओं से काम करती है, इनके लिए इन लोगों के लिए बेचारों को टांग रखा है कि तुम आराम से मस्ती करो। तो यहां से हम ये समझ सकते हैं कि समावेशी विकास का मतलब होता है कि जहां सब चीजें जनता के माध्यम में पहुंच पा रही हों। दूसरी जो कृषि है ग्रामीण है, आप देख पा रहे हो कृषि क्षेत्र लगातार ग्रामीण में डैमेज होते चले जा रहे हैं, खत्म होते चले जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है आप सोचो, इमेजिन करिएगा, ग्रामीण चीजों में जो उत्पादन की पहले एक दर थी जो ज्यादा उत्पन्न होता वो लगातार घट रहा है। इस घटने की वजह कई सारी लागत ज्यादा आ रही है, जो सुरक्षा मुहैया नहीं हो पा रही है, ये किसानों के बार बार के जो आंदोलन है, जो चीजें हैं वो मैनेज नहीं हो पा रही हैं। इवन कहा जाए तो यहाँ पे बाकी जो बीज हैं सब ये महंगे हो चुके हैं। तो ये बहुत सारी चीजें महंगी होने की वजह से देखा जाए तो किसान भी यहाँ से कृषि की जो चीजें होती हैं उसमें कतरा रहा है। तो समावेशी विकास जब सरकार वहां तक पहुंचाएगी, वो एक्सेप्ट नहीं करते, बाढ़ में जाए कुछ जो हो रहा है। तो उसके बाद ये भी देखा जाए तो यहाँ बहुत सारी समस्याएं हो पा रही हैं, इसलिए समावेशी विकास की जड़ें हम लोग कमजोर नहीं कर पाए। इसके अलावा यहाँ से बाकी जो चीजें हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, इन सब की भी एक वजह है कि इंडिया में समावेशी विकास की जो मूलभूत ढांचा है ये नहीं कर पा रहे। अब जैसे खाद्य सुरक्षा है, देखिएगा खाद्य सुरक्षा मतलब है कि सरकार चावल और गेहूं को स्टोर करके रखती है, जिसको बफर स्टॉक कहते हैं हम लोग। अब क्यों करती है कि किसी मुसीबत आने पर, अगर मुसीबत आने पर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लेकिन अगर उन्हीं को हम नीलाम करना स्टार्ट कर दें तो जो हालात कैसे होंगे। तुम्हारे घर में अगर 10 क्विंटल गेहूं रखा हुआ है कि भैया इसको पूरे साल चलाना है, लेकिन मुसीबत आई 10 के 10 की जगह 9 बेच दिया, 1 ही क्विंटल बचा हुआ, तो अब तुम खाओगे कैसे? कल को तुम मोल खरीदोगे, मोल खरीदने के लिए पैसा चाहिए, पैसा तुम कमाते नहीं हो, तुम्हारे पास आता नहीं है, तुम्हारे पास आय के स्रोत नहीं है, तो कहाँ से? गेहूं भी चला गया, आय के स्रोत भी नहीं, आदमी क्या करेगा? रोड पे आ जाएगा, रोड पे आएगा तो 5 किलो गेहूं मांगेगा या मरेगा, 2 ही रास्ते हैं उसके ऊपर। तो यहाँ हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ से जो घटक हैं इसके आवश्यक ये बहुत सारे बन सकते हैं। इस एस्पेक्ट में पढ़ोगे तो आपको मजा सा आ जाएगा, पूरी फिल्म विंत चली जाएगी। अब बात करते हैं कि इसके विकास के मापक क्या होते हैं। देखिए जो मेजरमेंट चीज़ें होती हैं वो हम किस चीज़ से नापते हैं। अगर आपको किसी व्यक्ति का स्टैंडर्ड नापना तो कैसे नापोगे? पहले उसके देखने के तरीके से, उसके रहने के तरीके से, उसके खान पीन के तरीके से, या उसके पहनावे के तरीके से, यही तो सब नापोगे ना। उसके स्टैंडर्ड कैसे नापोगे? उसके एक जो दिख रहा है, तो दिख क्या रहा है कि एक घर में कितने अच्छे लोग हैं इससे मतलब नहीं है, लेकिन एक घर में प्रति व्यक्ति कितनी आय आती है ये इससे मतलब है कि उसका समावेशी विकास हो रहा है नहीं हो रहा है। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय एक आधार ही माना गया है कि भैया पैसा आएगा तो बढ़िया जीवन चलेगा, बात भी ठीक है, पैसा आएगा तो बच्चे पढ़ेंगे, पैसा आएगा तो पत्नी शॉपिंग करेगी, पैसा आएगा तो घर में लगेगा, पैसा आएगा सुविधाएं भी होंगी, पैसा आएगा तो घूमने भी जाएंगे, पैसा आएगा स्वास्थ्य भी ठीक होगा। जहां पैसा सब कुछ खत्म है यार। तो पैसा सब कुछ है तो समावेशी विकास होना चाहिए, सबका मिलकर होना चाहिए, लेकिन नहीं कर पा रहे। तो एक मानक क्या है कि प्रति व्यक्ति आय, इसको मानक माना गया है कि पर कैपिटल इनकम हमारे पास कितनी हो रही है। किसकी? गोवा की ज्यादा है। गोवा की कहाँ से होती है? लोग वो मजे के लिए जाते हैं। तुम बताओ, यूपी यहाँ पे सेकंड लास्ट में बैठा हुआ, बिहार लास्ट में बैठा हुआ है, जिसकी प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है लगभग 50,000 के आसपास एक साल की हो, तो एक महीने में 4,000 5,000 निकल के आ पा रही हो, वो लोग प्रति व्यक्ति आय में ही यहाँ 4-5 हज़ार रुपये हो रहा है, तो कैसे समावेशी विकास हो पाएगा? तो ये सरकार को सोचने का विषय बन जाता है। फिर और भी इसके मानक हो सकते हैं, गरीबी सूचकांक, बेरोजगारी सूचकांक, जितने भी हमारे सूचकांक हैं, जो इंडेक्सेस हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं कि हम समावेशी विकास कर पा रहे नहीं कर पा रहे हैं। अगर 75 साल के बाद भी हम गरीबी खत्म नहीं कर पा रहे, इसका मतलब है कि कहीं आदमी गलत है, कहीं सरकार गलत है। यानी आदमी गरीबी से निकलना चाहते भी नहीं है, सरकार करना चाहती भी नहीं। अगर गरीबी हट जाएगी तो फिर उनको वोट बैंक कौन देगा? यानी सब लोग जागरूक हो जाएंगे, उनके पास पैसा होगा, फिर तो हर आदमी चुनाव लड़ेगा ना। तो सरकार भी चाहती कि कुछ लोग गरीब होने रहें, जिससे कि हमारा सरकार चलती रहे। ये इसके पीछे इंटेंशन हो सकता है। लेकिन यहाँ से ये सूचकांक भी एक मानक है, ये जानने के लिए कि भी क्या सिस्टमेटिक तरीका है, क्या नहीं है, ध्यान रखना। और भी क्या है, यहाँ से सामाजिक एवं जो चीज़ें हैं, सामाजिक एवं ग्रामीण जो चीज़ें हैं, उनके आधार पर भी हम लोग मानक नाप सकते हैं। जैसे एक क्षेत्र में रहने का तरीका क्या है, एक क्षेत्र में रहने वाले का व्यय कितना। अगर आप मुंबई जैसे शहरों में रहोगे तो वहाँ रहने के लिए लोगों को पैसा ज़्यादा चाहिए, इसका मतलब है कि उनका स्टैंडर्ड हाई है। एक व्यक्ति गांव में रहता है, उसके लिए 50-100 रुपये रोज के चाहिए, वो उसका स्टैंडर्ड डाउन है। तो हम रहने के तरीके से भी हम मापन नाप सकते हैं कि समावेशी विकास का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो यानी यहाँ से हम ये कहें तो बहुत सारे ये मापन हो सकते हैं, लेकिन मेन मापन जो है समावेशी विकास का वो क्या है? प्रति व्यक्ति आय है। देख रहे हो ना कैसे हम लोग पढ़ पा रहे हैं विनोद। लास्ट पॉइंट यहां से हम बात करें इसके प्रकार के बारे में। इसके प्रकार के बारे को बड़े मस्ती के साथ समझते हैं। देखिएगा, समावेशी विकास जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक होता है सामाजिक समावेशी और एक होता है वित्त समावेशी। देखो समझो बड़ी मोहब्बत के साथ, जो समावेशी विकास होता है 2 टाइप का होता है, राइट? बहुत मस्ती के साथ समझे। एक होता है सामाजिक समावेश, सोशल इंक्लूसिव ग्रोथ, एंड सेकेंड होता है वित्तीय।
आज के समय इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू कम है। जैसे अगर हम मुख्यतः जो गरीबी है, बेरोजगारी है, आय है, संपत्ति है, उपभोग है, वितरण की विषमताएं हैं, डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम में समस्याएं हैं, अशिक्षा है, सुरक्षा है, स्वास्थ्य है, ये ऐसी समस्याओं का निस्तारण कर पा रहे हैं, तो यानी हम सामाजिक समावेश की तरफ कन्वर्ट हो पा रहे हैं। सरकार यहाँ भी काम करती है। इसका मतलब ये रहा कि लिंग भेद के मामले में, असमानता के मामले में, शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, सुरक्षा के मामले में, व्यवस्था के मामले में, प्रबंधन के मामले में सारे काम अगर कर रही है, पार्टिसिपेट बढ़ रहा है, तो यानी समावेश की तरफ हम लोग कन्वर्ट हो पा रहे हैं। लेकिन विषय ये बन जाता है कि यहाँ से ये होगा कैसे, होगा ये भी कहाँ से होता है, पैसे के मामले में वित्तीय समावेश। तो हमारे पास जब तक वित्तीय समावेश का मतलब है कि सबके पास रोजगार की उपलब्धता नहीं होगी, तो यहाँ से कैसे कर पाएंगे। अब आरबीआई कोई खजाना तो है नहीं कि भैया पेड़ पैसे लगे हैं, पेड़ पे उठा लो, सबको बांट दो 5-5 हज़ार रुपये। अगर ऐसा कुछ होता तो इंडिया खूब नोट छाप रही होती, ऐसा है नहीं है। तो यहाँ वित्तीय सामाजिक समावेश होता है जो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा होता है। इंडिया अभी सामाजिक समावेश की तरफ ही नहीं बढ़ पाया पूरा, वित्तीय समावेश तो पूंजीवाद की तरफ बहुत बड़ी चीज है। अब ये क्या होता है, यहां से आप समझ सकते हैं कि जब हर कोई वर्ग अगर यहां से कहा जाए पैसे के अंतर्गत जीवन यापन करना लगेगा, यानी बाजार तय करेगा कि रेट कितने होंगे, या कहा जाए तो हर आदमी पैसे के लिए उसके रिसोर्स होंगे, उसके अवसर होंगे, तो उससे क्या होगा, उसका एक बेनिफिट निकल के आ जाएगा। अब बेनिफिट की बात अगर हम लोग देखें, ये वजह, ये वित्तीय समावेश कब स्ट्रांग होगा, जब लोगों के पास रोजगार मिलेगा। रोजगार कब बेहतर होगा, जब उसके पास शिक्षा बेहतर होगी। शिक्षा बेहतर कब होगी, जब उसको इकोनॉमिकल शिक्षा दी जाएगी। आज के समय में आप देख भी पा रहे होंगे कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल शिक्षा दी जाती है, हमारे यहाँ आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है, हमारे यहाँ से सामाजिक शिक्षा दी जाती है। कैसे करें। अब एक छोटी सी बात सोचो, एक परिवार को तुम ले लीजिएगा, एक परिवार के पास ठीक ठाक पैसा आ रहा है, उसको बस यूज करने का तरीका आता है, तो वहाँ के बच्चे अच्छे पढ़ लिख लेंगे। हालांकि ऐसा उल्टा कहना गलत है, लेकिन उनके पास सुविधाएं होंगी तो उसका उपभोग अच्छे तरीके से वो कर सकते हैं। तो यहाँ दोनों ही समावेश बहुत जरूरी हैं। वित्तीय समावेश भी इतना ही जरूरी जितना वो सामाजिक समावेश है। इंक्लूसिव ग्रोथ बहुत जरूरी है। ग्रोथ का मतलब ये रहा कि अगर आप अपने घर में आज 1 रुपया कमा पाएंगे, कल को तुम 2 नहीं कमा पाए, आपने अपने घर का डेवलपमेंट नहीं किया, तो देश में अगर डेवलपमेंट करना है तो सभी क्षेत्रों को आगे आके काम करना पड़ेगा। अगर हम इंडिया के सापेक्ष में अगर अगला पॉइंट हम लोग देखें, इंडिया बड़े खतरनाक स्थिति में है। देखिएगा, इंडिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ आनंद की हर आदमी जवान से आनंद लेता है, क्रम से आनंद कोई लेता नहीं। अगर ये कहा जाए तो टॉप 1% लोगों के पास जो है 51% जो है संपत्ति है। देखिए, इट मींस मतलब 1% लोगों के पास 51% संपत्ति है, और ये कहा जाए तो 10%, टॉप 10 पे जो बैठे हुए हैं उन्हें मिला लें तो 74% संपत्ति है, 74.1% संपत्ति है। लो जी, बाकी जो बचे हुए हैं वो 90% जो बचे हुए हैं वो यहाँ से आ जाओ 26% में। वो थोड़ा सा डाटा ले लेंगे यहाँ से 20% के आसपास तक, तो ये आ जाएगा 89-90 के अराउंड आ जाएगा। लो जी, अब तुम बाकी लोग दाल चावल रोटी में ही यहाँ व्यवस्था करते रहो। इसको हम लोग कर्व से भी स्टार्ट करें तो यहाँ इसको ऐसे कर सकते हैं, ये जनसंख्या है, इसको ऐसे दिखा देंगे तो यानी यहाँ पे 100% या 90% डिपेंड कर सकते हैं। बट अगर हम ये कहें कि इंडिया के सापेक्ष में समावेशी विकास कहाँ जरूरत है, देखिएगा 1% लोगों के पास क्या है, 51% संपत्ति है। इसका मतलब क्या है, इनका जो विकास है बढ़िया हो रहा है, बाकी लोगों का विकास बढ़िया नहीं हो पा रहा है, ऐसा कह सकते हैं। बताओ, अब बाकी लोग यहाँ तुम देख भी पा रहे होगे कि यहाँ समस्याएं क्या है। समस्याएं आप देख लीजिएगा कि ये ग्रोथ कर रहे हैं और ये बेचारे अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते करते इतनी नीचे चले जाते हैं कि भैया 2-4 अगर लोग यहाँ कुछ कर भी पाए तो क्या फायदा होगा। तो इंडिया को समावेशी विकास की तरफ मुड़ना पड़ेगा जिससे देश के पीछे काम कर सके। अब लास्ट पॉइंट ये बन जाता है इस टॉपिक का। अब ये टॉपिक हम लोग लंबा खींचेंगे, पढ़ेंगे समावेशी विकास के पीछे वित्तीय समावेश के पूरे ढांचे को समझेंगे, उसमें प्रयास कैसे किए गए हैं, कौन कौन से बैंकों के माध्यम से किया गया है, कौन कौन से एग्रीमेंट्स किए हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा योगी जी भी कहाँ गए थे आप देखिए, महाराज उसमें बॉम्बे में गए थे। वहाँ पे सारे फिल्म इंडस्ट्री जितने भी कलाकार थे उनको बुलाया गया और बोला गया कि भैया हमारी नोएडा में आ जाओ, वहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री बनाई। क्यों? क्योंकि हम वित्तीय समावेश की बात कर रहे हैं, वहाँ से पैसा इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं, तो ये समझना पड़ेगा। अब मुद्दा बन जाता है क्या क्या उपाय करें। तो उपाय में तो इंडिया बहुत आगे होता है। आप देखते हैं कि उपाय का मतलब सजेशन में अपने घर में दुकान खराब पड़ी, दूसरी दुकान में जाके कह देंगे कि ये दुकान ऐसी होनी चाहिए। इसका मतलब ये रहा कि राय चंद जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप भी जानते हैं कि राय से कुछ काम चलता नहीं, काम काम से ही चलता है। तो पहला क्या करना पड़ेगा, जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को लिखो और उन समस्याओं को क्या करना पड़ेगा, तुरंत विकास करना पड़ेगा। जैसे पहला पॉइंट, हमारे पास 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड थर्डरी।
तो आप ये सोच के चलिएगा कि प्राइवेट सेक्टर जब तक विकास नहीं करेगा, वो क्या होगा, सेकंड थर्ड और थर्ड जो है इतने ही कमजोर पड़ते हुए चले जाएंगे, क्योंकि उनकी पूर्ति करने के लिए हमें प्राइवेट सेक्टर को मजबूत करना पड़ेगा। और जिस देश में 70-75% जनसंख्या कृषि के ऊपर डिपेंड, और वहाँ से 15 रुपये या 15% ही आय हो रही हो, तो सोचो क्या होगा उनके दिल पे। वो शिक्षा अच्छी नहीं ले पाएंगे, वो स्वास्थ्य अच्छा नहीं ले पाएंगे, वो विवाद में भी घिर जाएंगे। पारिवारिक विवाद आज के समय पैसे के विवाद रह चुके हैं, बाकी सामाजिक विवाद तो खत्म ही हो चुके हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ कृषि विकास को करना पड़ेगा। कृषि विकास को बेहतर करने के लिए जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो एकल कृषि की समस्या हो, या बीज की समस्या हो, या लागत की समस्या हो, या बिजली की समस्या हो, जो भी समस्या उस पर काम करेंगे तो बड़ा मजा यहाँ से आ जाएगा। दूसरी बात, जो भी पिछड़े राज्य हैं, पिछड़े राज्यों के साथ साथ जो भी पिछड़े समूह हैं या समुदाय हैं, उनको कहीं ना कहीं लाभान्वित करने के लिए, स्पेशलाइज करने के लिए लॉन्च की गई योजना है, उनका बेहतर प्रबंधन करना पड़ेगा। हमारे देश में कह सकते हैं ना कि प्रबंधन करने का ढांचा बड़ा कमजोर हो चुका है। इतने लॉ एंड ऑर्डर हो चुके हैं, हम ये नहीं समझ पाते कि कानून, इसके माध्यम से कानून, अगर मान लीजिएगा कि इसके माध्यम से हमें न्याय मिलेगा, तो हर आदमी सोचेगा कि इससे न्याय मिलेगा। आदमी को यही नहीं पता गोली मारने का तो मुझे होगा क्या। इसका मतलब ये है कि उसको क्लियरिफाई नहीं है कि कानून के तहत हमें कौन सी सजा कैसे मिलेगी। गोली मार दिया जाए, देखा जाएगा, जो भी न्याय करेंगे जज साहब वो दी जाएगा। और उसको पहले ही पता होगा कि गोली मारने फांसी होगी, 1% भी नहीं बचेगा, गोली मारने से कतराएगा, ध्यान रखना। तो यही होता है कि यदि हम हेलमेट लगा के नहीं चल रहे हैं, तो आगे मोटरसाइकिल लेके जा रहे हैं, चालान कटेगा, तो कंफर्म पता चलान कटेगा, कुछ होगा 100-200 रुपये का। पहले हो जाए कि भैया चालान सबका ही कटेगा, चाहे तुम्हारे फूफा डीएम हो, चाहे तुम्हारे ताऊ जो है एमएलए हो। इसका मतलब ये रहा, क्लियरिफाई होना चाहिए नियमों का। तो यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ जितनी भी चला रखी योजनाएं, उनको लाभान्वित तो हो पा रहे हैं, लेकिन वो डाउन टू अर्थ नहीं पहुंच पा रही हैं, जमीनी स्तर पे काम नहीं कर पा रही हैं। ये बड़ा गंभीर विषय बन जाता है। और भी यहाँ पे लेबर को, जितनी भी जनसंख्या है, उसे कुशल करना पड़ेगा, उसको स्किल्ड करना पड़ेगा। इट मीन्स मतलब ये रहा कि यदि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में आप अगर 12th कर लेते हैं, यूजी कर लेते हैं, पीजी कर लेते हैं, उसके बाद भी आप सोच लीजिएगा इंडिया में ऐसी आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि तुम अपने रोजगार की व्यवस्था कर पाओ। फिर वो दर दर की ठोकरें खाते खाते फिरता है, कभी यहाँ इंटरव्यू, कभी वहाँ इंटरव्यू, कभी ये नौकरी, कभी वो नौकरी। वो इकोनॉमिकल ग्रोथ नहीं ले पा रहा। इसकी वजह है कि जो कंपनी को चाहिए वो पढ़ाया नहीं जाता, जो पढ़ाया जाता है कंपनी को नहीं चाहिए। यानी हमें ऐसे लेबर को स्किल्ड करना पड़ेगा, जनता को स्किल्ड करना पड़ेगा, जो इनोवेशन की तरफ जाए। वहाँ अम्बेडकर साहब को, गांधी जी को, सबको पढ़ लीजिएगा, क्या वो रोटी देने मुंह में आएंगे? समावेशी विकास तभी तो होगा जब पैसा आएगा। पैसा कहाँ से आएगा? जब कमाएगा। कमाएगा कहाँ? जब उसके पास कोई स्किल्ड होगी। स्किल्ड जब होगी जब उसको सिखाया गया होगा। और जब वो सिखाएगा ही नहीं कोई, तो कैसे करेगा? एक बच्चा, एक व्यक्ति भी अगर मान लीजिएगा यहाँ से कभी जीवन में बाइक चलाना सीखा ही नहीं है, वो 50 साल का हो या 60 साल का हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क इससे पड़ता है कि वो सीखा ही नहीं है, सिखाया ही नहीं गया ड्राइविंग करना। तो जो सीखा है वो चला लेगा। तो यहाँ सिखाना पड़ेगा कि इकोनॉमिकल अर्निंग कैसे की जाती है, ग्रोथ कैसे की जाती है, आय कैसे पैदा की जाती है, ये सिखाना पड़ेगा, ये आपको मात करनी पड़ेगी। और भी यहाँ रोजगार के अवसर पैदा करने पड़ेंगे। रोजगार का मतलब यही नहीं कि हाँ गवर्नमेंट नौकरी निकाल दिया और फॉर्म भर दिया। यार ये कोई रोजगार का अवसर नहीं है, ये सुरक्षा का अवसर है, सेवक का अवसर है। सोचिए हर घर में से अगर सबको पुलिस वाला, इंडिया में हर आदमी को फौज में भर्ती करके भेज दीजिएगा, इंडिया के हर आदमी को नौकरी, पुलिस में डंडा लगा के लगा दीजिएगा, इंडिया के हर आदमी को डीएम बना दीजिएगा वन टाइम के लिए। समझ में आया? तो सोचो पैदा कौन करेगा, खाएगा कौन, वहाँ पे जो कपड़े पहनते हैं उसको सिलेगा कौन, झाड़ू कौन लगाएगा, इवन मैं कहूँ को गन्ना कौन पैदा करेगा, यानी प्रोडक्शन कौन करेगा। जितना प्रोडक्शन बेहतर होगा उतनी व्यवस्था अच्छी होगी। जब व्यवस्था अच्छी की नहीं है हमारी, इसीलिए उनको थामने के लिए, यहाँ पे हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमें लोग चाहिए होते हैं। अब जब सब चीज़ सिस्टमेटिक तरीके लगाई गई हैं, जरूरत नहीं लॉ एंड ऑर्डर की। भाई कानून तभी होता है जब संसाधन कम होते हैं, कि भैया यहाँ पे 10 रुपए हैं, इसको 20 लोगों में बांटना है, ठीक है भैया हम बांटते हैं। इसके लिए व्यवस्था के लिए हमने प्रशासनिक ढांचा चुन लिया, भैया तुम लोग बांटोगे। अब वो लोग बांटने की जगह खुद ही खा जाते हैं, ये ऑप्शन है, खा जाते हैं। अब सोचो वो बांटेंगे भी 5 रुपए, जहाँ पहले 10 थे वो 5 हो गए, 5 को बांटना है 20 में। उन्होंने कहा भैया 20 को मत बांटो, 5 को भी खा जाओ। इंडिया यही मुल्क है कि समावेशी विकास गया भाड़ में उसके लिए। तो यहाँ कह सकते हैं रोजगार के अवसर को सृजन करना पड़ेगा, दिमाग में पूरी फिल्म बन पाएगी आपकी। उसके बाद हमारे देश में बराबर लगातार और भी बहुत सारे पॉइंट बन रखे हैं, जो आज के समय में देखा जाए गरीबी निवारण कार्यक्रम है। हम 5वीं जो पंचवर्षीय योजना है 1961 से लेकर लगातार अभी तक हम लोग आ चुके हैं। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, बेरोजगारी लाओ, ये करो, नारा दे, थक गए। गरीबी नारे दिनों से नहीं हटती, गरीबी काम करने से हटती है। लोगों को आज तक अगर हम ये देखें, इंडिया के अंतर्गत यहाँ पे 48% फीमेल हैं और 52 जो है मेल हैं। ओनली 4% का अगर गैप है, तो ये मान के चलें कि लगभग ये भी एक बराबर का ही एवरेज है।
अगर ये लोगों में से अगर देखा जाए, ये 48% में से लगभग 20% के आसपास ही महिलाएं काम कर पाती हैं, रोजगार की व्यवस्था करती हैं। बाकी महिलाएं उसी जीवन में रोटी यही सब करने में लगी हुई हैं जो जीडीपी में काउंटिंग नहीं होता है। तो क्या होगा उस देश का, जिस देश में 48% महिलाएं अपने घर में चौका बर्तन करने में ही लगी पड़ी हैं, इसमें ही खुश हैं, जीवन यापन करती हैं। काहे पढ़े थे फिर तुम? क्यों मानव बन के आए थे? रोटी सेकने के लिए यही आए थे क्या? तो रोटी भी सेकना का जीडीपी में काउंट होता तब तो ठीक था। तो भरण पोषण करना हमारा संस्कारिक संस्कार है, उसे तुम्हें करना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ रोजगार के ऐसे अवसर पैदा करने पड़ेंगे जिससे एक घर अगर बढ़ता है, तो घर अगर बढ़ेगा तो घर बढ़ने से पूरा समाज बढ़ता है, पूरा देश बढ़ता है। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि जब भी तुम टॉपिक को पढ़ो उसकी फिल्म को बनाइएगा। फिल्म का मतलब है कि यदि तुमसे कोई व्यक्ति, कोई यहाँ से यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते कोई ऐसा प्रश्न पूछता है कि इसको कैसे टैकल करना है, तो उसको सुविधाजनक तरीके से आप दे पाओ, उसको बता पाओ कि तेरे अंदर जितना दम है तो पूछना हमसे, हम बताएंगे कि समावेशी विकास क्या होता है। इसके बहुत सारे एस्पेक्ट बन सकते हैं, अभी प्रश्न भी बनेंगे, एमसीक्यूज भी बनेंगे, सबको लेके आएंगे। तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, सर वाकई में वन स्लॉट में बहुत मज़ा आ रहा है। यदि आप इससे थोड़ा बहुत भी लाभान्वित हो पा रहे हो तो कमेंट करिएगा। इसका हम एक टाइम रखने वाले हैं बहुत जल्दी से, और उसके बाद फिर इसको हम लोग लाइव लेके आया करेंगे और आपसे डिस्कशन करेंगे कि देखिए कैसे पढ़ाई की जाती है। ये वास्तविक ढांचा है पढ़ाई का, यदि आप इस तरह से पढ़ेंगे तो एक टॉपिक को निखारते चले जाएंगे। यूपीएससी 500-700 टॉपिक का मात्र एक संयुक्त तरीके से अध्ययन है या परीक्षा है, उसको तैयार कर लीजिएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स के चक्कर में मत पढ़िएगा, सबको इन्वॉल्व कर लीजिएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ से आ जाएंगी। ऑल द बेस्ट, मिलते नए सेशन में। कैसा लगा सेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।